शुभमन गिल की ओडीआई की कप्तानी हार के साथ शुरू होती है और पिछले एक साल में पहली बार ऐसा हुआ जब इंडिया एक ओडीआई मैच हारता है। जी हां, पिछले 10 मैच से लगातार विनिंग स्ट्रीक चल रही थी और अब जाकर के ऑस्ट्रेलिया में जो 3 मैच की ओडीआई सीरीज हो रही है उसका पहला मैच इंडिया बैटिंग कोलैप्स की वजह से हार जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये तो बड़ा नेगेटिव हो गया शुभमन गिल के एंगल से, तो आपको ये भी बता दूं कि इतना भी नेगेटिव नहीं हुआ है, क्योंकि ये विराट कोहली जैसा ही हाल है। जी हां, विराट कोहली और शुभमन गिल अब वो दो इंडिया के कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपनी कप्तानी हार के साथ शुरू की। जब विराट कप्तान थे तब भी ऐसा ही हुआ था कि तीनों फॉर्मेट का पहला पहला मैच वो हारे थे, और जब अब शुभमन गिल कप्तान बने हैं तो यहां भी वैसा ही हुआ। और हम देख रहे हैं ये नया नहीं है, जब भी शुभमन गिल और विराट की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो रही है। इनफैक्ट दीज आर दी ओनली इंडियन कैप्टन जिन्होंने ऑल फॉर्मेट में हार के साथ शुरू किया। वी ऑल नो के विराट कोहली कितने जबरदस्त कप्तान रहे, खास करके टेस्ट फॉर्मेट में जो एनर्जी उन्होंने ओडीआईज में और अदर फॉर्मेट में डाली है टीम के लिए। तो जो कुछ विराट कोहली ने एज अ कैप्टन, अगर आप आईसीसी ट्रॉफीज को थोड़ा देर के लिए साइड रख दें, उसके अलावा उनका जो कंट्रीब्यूशन टीम के लिए रहा, अगर शुभमन गिल ने उतना टीम के लिए करा तो फिर वाकई वो बहुत बड़ी चीज होगी। बट यस, जो आज गलतियां हुई हैं, शुभमन चाहेंगे कि आगे वो टीम में ना हो, और जिस तरह का उनका भी परफॉर्मेंस है, जिस तरह से उनकी विकेट रही, विराट की विकेट रही और रोहित की, क्योंकि काफी टाइम बाद रोहित और विराट वापस आ रहे थे, बहुत सारी उम्मीदें थी। रोहित 8 रन बनाकर आउट हो गया और विराट कोहली 8 बॉल डक पर चले गए। इंडिया 26 ओवर में सिर्फ 136 रन बना पाती है। 26 इसलिए क्योंकि बार बार बारिश हो रही थी, हर थोड़ी देर के बाद बारिश होने की वजह से डीएलएस से ओवर कम होता गया और इवेंचुअली 26 ओवर पर आकर के मैच रुका, जहां पर इंडिया 136 फॉर 9 और ऑस्ट्रेलिया ने बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से 131 रन चेस डाउन कर लिया। 136 रन चेस डाउन कर लिया सिर्फ और सिर्फ 21.1 ओवर में, जहां पर 7 विकेट से वो इस मैच को डीएलएस मेथड से जीत भी गए। इंडिया की तरफ से बैटर्स फेल्ड हुए, उसके साथ साथ सिलेक्शन एक बहुत बड़ा फेलियर रहा। अब देखो, सिलेक्शन की बात करेंगे तो मैं अक्सर बात करता हूं कुलदीप यादव की, और वो इसलिए क्योंकि यार कुलदीप यादव को टीम इंडिया और खास करके गौतम गंभीर कब सीरियसली लेंगे, कब उनको इज्जत देना शुरू करेंगे, ये मेरी समझ से तो परे हैं। क्योंकि इट फील्स लाइक कि वो आपका लास्ट बॉलिंग ऑप्शन, जबकि वो आपका एक प्रीमियम बॉलर है, लेकिन आप कुलदीप को इस तरह से ट्रीट करते हो कि वो आपका लास्ट बॉलिंग ऑप्शन है। टीम में जरूर रहता है लेकिन आप उनको जगह नहीं देते हो। क्यों? क्योंकि आपको सारे ऑलराउंडर्स खिलाने होते हैं। आपको गौतम गंभीर का हमने शुरू से देखा, जब से वो आए, उनका एक है फंडा कि यार बॉलर वो टीम में रहेगा जिसको थोड़ी बल्लेबाजी आती है, वरना फिर आप चाहे तो प्रॉपर बैटर हो, और नहीं तो अगर आप बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं तो आप फिर नीचे के 1-2 बॉलर में आपकी गिनती होगी। जैसे अगर बुमराह रहेंगे तो वो एज अ बॉलर खेलेंगे, सिराज एज अ बॉलर, और शमी को अगर जगह तो खैर उनको नहीं मिल रही है, अगर जगह मिल जाती है तो जाकर कुछ होगा, वरना उसके अलावा सारे जो होंगे वो बैट्समैन वाले ही होंगे। जैसे आज आप देख लो, आज अक्षर पटेल खेल रहे थे ऑलराउंडर, नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहे थे ऑलराउंडर, हर्षित राणा भी ऑलराउंडर ही हैं क्योंकि गौतम गंभीर ने उन्होंने ऑलराउंडर ही कहा है। और वैसे भी हर्षित के पास रन हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने हाफ सेंचुरीज लगाई हैं, सो यस वो भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। बट हम इंतजार करेंगे कि उनका वो बल्ला जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी चले, तो वो भी ऑलराउंडर ही कैटेगरी में आते हैं। और फिर वॉशिंगटन सुंदर भी, जो कि आज काफी स्ट्रगल कर रहे थे, 10 बॉल उन्होंने खेली लेकिन उस 10 बॉल में काफी स्ट्रगल करते हुए दिखे। सो ये 4-4 आपको ऑलराउंडर्स रखने होते हैं, इस वजह से जो आपका प्रीमियम बॉलर है उनको आप नहीं रख रहे हो। एक तरफ आपने जसप्रीत बुमराह को भी रेस्ट दिया हुआ है। जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देने का रीजन वैसे तो ये बताया गया है कि उनको T20 के लिए फ्रेश रखना है, विच मेक्स नो सेंस। अगर आपको फ्रेश ही रखना था तो आप उनको वेस्ट इंडीज सीरीज में बिठा सकते थे, वहां पर दूसरे बॉलर्स खेल सकते थे, लेकिन इट फील्स लाइक कि आप हर्षित राणा को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर देना चाहते हो, इस वजह से आपने यहां पर बुमराह को रेस्ट दिया और हर्षित राणा के लिए जगह जो है वो पूरी तरह से खोल दी। बट खैर, राणा के लिए तो खैर पूरा करियर रखा है, लेकिन कुछ 2 प्लेयर हैं जिनको सोचना पड़ेगा कि अगर परफॉर्मेंसेज नहीं आई तो गौतम गंभीर विल नॉट लेट यू बी इन द टीम, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। बिकॉज हर्षित राणा हो गए, बुमराह हो गए, शमी हो गए, खैर शमी के बारे में बात करेंगे अलग से, लेकिन ये वो नाम हो गए जो कम बैक कर सकते हैं क्योंकि टीम में नहीं है, एक रेस्ट कर रहे हैं, एक टीम से बाहर चल रहे हैं इंजरी की वजह से, लेकिन रणजी ट्रॉफी में कमाल कर रहे हैं, खैर उस पर आएंगे। लेकिन विराट और रोहित जो है वो अगर ड्रॉप हुए तो फिर वो टाटा बाय बाय ही हो जाएंगे, और बहुत लोग का ये मानना भी है कि ये वाली सीरीज जो है ये दोनों या फिर दोनों में से किसी एक की लास्ट सीरीज भी हो सकती है। खैर, अगर बैटिंग यूनिट के बारे में बात करें तो इंडिया को अर्ली कोलैप्स देखने
देखने का मौका मिला। सबसे पहले रोहित आउट हो गया, 13 रन पर इंडिया की पहली विकेट गिरती है, रोहित 8 रन बनाकर आउट हो गए। फिर कोहली तुरंत ही 13 पर पहली गिरी, 21 पर दूसरी गिर गई। विराट कोहली जो थे वो 8 बॉल डक पर चले, काफी अच्छा कैच उनका गली में लिया गया, लेकिन वो दूसरी विकेट उनकी गिरी। फिर उसके बाद शुभमन गिल थोड़ी देर बाद 25 पर इंडिया की तीसरी होती है और 45 पर इंडिया की 4 विकेट डाउन हो जाती है। तो यहां पर थोड़ा सा मामला जो है वो टाइट हो गया, क्योंकि उसके बाद फिर राहुल और अक्षर ने आकर के थोड़ी कोशिश जरूर की कि यार थोड़ा रन लेकर आगे जाए, बट एक तो बारिश हो रही थी बार बार, लास्ट में जाकर के आपको पता चलता है कि भाई 26 ओवर का मैच है तो आपको थोड़ा तेज खेलना पड़ा। लेकिन फिर भी इतना टाइम था कि आप उसको 160 170 तक ले जा सकते थे, बट आपके पास विकेट्स नहीं थी, जिस वजह से वो 130s 140s के आसपास ही मैच पहुंच सका। मैक्स टू मैक्स उससे ज्यादा 150 तक पहुंच पाता, बिकॉज काफी लेट हो चुका था। और अगर एक आध राहुल या कोई लंबा खेल जाते तो, बट वो भी मतलब क्या ही करते। खैर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर 10 बॉल खेली, काफी स्ट्रगल करते हुए दिखे, 10 रन बनाया। नीतीश कुमार रेड्डी ने कुछ बड़े शॉट जरूर दिखाए, 11 बॉल में 19 रन 2 छक्के उन्होंने लगाए, बट उसके बाद ज्यादा बॉल बच भी नहीं रही थी, इस वजह से टीम जो है वो बहुत लंबा स्कोर बोर्ड पर नहीं लगा पाए। अगर बॉलर्स की बात करें, नाथन एलिस ने शुभमन गिल का विकेट लिया, हेजलवुड ने अय्यर और रोहित दोनों को चलता किया, और स्टार्क ने कोहली, मतलब ये जो टॉप ऑर्डर है इंडिया के, उनको इन तीनों गेंदबाज ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को देखकर के ये जरूर लग रहा था कि इंडिया अगर बुमराह और शमी को अपने पास रखता, शमी सिराज बुमराह, तो ये ट्रायो काफी अच्छा होता। हालांकि बहुत लोग ये मानना है कि यार हमें शमी सिराज बुमराह से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी ये तीनों वो खिलाड़ी हैं जो 2027 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, तो आगे बढ़ना इज फाइन, बट 2027 के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है, बिकॉज और या फिर एक किसी बॉलर को, अर्शदीप को या राणा को आप साथ में लेकर चल सकते हो, क्योंकि तीन में से एक ही बाहर जाएगा। सिराज और आप बुमराह को तो 2027 वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हो, तो आप एक और किसी को आप दोगे जगह तीसरे एज अ थर्ड फास्ट बॉलर, और क्योंकि आप अफ्रीका में खेल रहे होगे तो चलो एक और फास्ट बॉलर, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप शमी को भी टीम में रख के आगे बढ़ सकते हो। और आपके पास 3 प्रीमियम मेन बॉलर्स रहेंगे जो आपको, जिनको एक्सपीरियंस भी है, जो साउथ अफ्रीका में जब वर्ल्ड कप होगा तो उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार भी रहेंगे। बट टीम को कुछ सोच समझ के कॉल लेनी पड़ेगी कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ बुमराह को खिलाना और फिर उसके आगे बढ़ के ओडीआई में उनको रेस्ट दे देना, सो दैट वो T20 के लिए फ्रेश रहें। दिस जस्ट डज नॉट मेक सेंस। खैर उसके अलावा अगर आप इफ टॉक अबाउट मोहम्मद शमी को बताया गया था कि वो अनफिट हैं, और हालांकि शमी ने कहा था कि भाई जो जो कह रहा है उसको कहने दो, आपको पता है मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, और अगर मैं फिट नहीं होता तो मुझे रणजी में भी खेलने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने पहले मैच में ही 7 विकेट लेकर के प्रूव भी कर दिया कि भाई फिट भी हूं और बॉल भी मेरे हिसाब से सही गिर रही है। पहले रणजी मैच में उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला, बिकॉज उन्होंने 7 विकेट लिए और बंगाल ने एक कन्विंसिंग विक्ट्री भी रजिस्टर करी। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि ही इज लुकिंग फाइन, और बीसीसीआई को उनको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज डन गुड फॉर इंडिया, और उन्होंने काफी बार बड़े बड़े फॉर्मेट